आज हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज अ डिडक्शंस एडमिसिबल फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, या हम इसको ये भी बोल सकते हैं डिडक्शंस टू बी मेड इन कंप्यूटिंग टोटल इनकम और डिडक्शंस आउट ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। देखिए, डिडक्शंस आउट ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम अगर इसको मैं दो वर्ड्स में लूं तो इसका मतलब है कि ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन। अब डिडक्शन का मतलब क्या होता है? डिडक्ट करना, लेस करना। ठीक है, अच्छा। और यहां पे हमारे पास सेक्शन 80C से लेकर के 80U चैप्टर 6A के अंदर जो है, दीज आर द रिडक्शंस विच आर एडमिसिबल फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, यहां तक अब जैसे मैंने डिडक्शन बोला, आप एकदम से कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर हमने डिडक्शंस तो पहले भी पढ़ी, अब दोबारा से डिडक्शंस आ गई। ओके, तो देखिए अब मैं आपको ये बता दूं कि ये जो डिडक्शंस हैं इसको मैं आपको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। एक डिडक्शन थी दैट इज फ्रॉम द हेड ऑफ द इनकम, बिल्कुल सर ये वाली हमने डिस्कस कर रही है, ये वाली पढ़ी है हमने। और दूसरी है फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, तो यहां ऊपर हेडिंग भी क्या है? डिडक्शंस आउट ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। तो देखिए, डिडक्शन फ्रॉम हेड ऑफ द इनकम में आपको याद होगा कि हमने सैलरी का हेड पढ़ा, और सैलरी के हेड के अंदर जो डिडक्शंस थी, चाहे वो स्टैंडर्ड डिडक्शन थी, चाहे वो डिडक्शंस ऑन टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट की थी, चाहे वो डिडक्शन एंटरटेनमेंट अलाउंस की थी, वो सारी सर हमने किसके अंदर डिस्कस करी? सेक्शन 16 के अंदर। ओके, उसके बाद हमने हाउस प्रॉपर्टी में डिस्कस करी सर, सेक्शन 24 में थी, स्टैंडर्ड डिडक्शन थी, इंटरेस्ट ऑन लोन थी, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड था। ये सारी जो डिडक्शंस है वो कहां करी? सेक्शन 24 के अंदर। ओके, फिर हमारे पास प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन है, वो तो हमने कंप्लीट चैप्टर ही किया था। डिडक्शंस अंडर सेक्शन 30 to 37, बहुत सारी डिडक्शंस हैं सर। फिर हमने कैपिटल गेन में डिस्कस किया है, सेक्शन 54 के अंडर डिडक्शंस थी। और उसी तरह से अदर सोर्सेज की डिडक्शन 56 में हमने इनकम डिस्कस करी थी, और 57 में जो है वो डिडक्शंस थी, दैट इज अंडर सेक्शन 57। तो ये वाली जो डिडक्शंस थी, ये डिडक्शंस थी हेड ऑफ द इनकम के अगेंस्ट। अब जैसे मान लीजिए कि सैलरीज है, अब सैलरी के केस में इंप्लॉई के द्वारा, अब इंप्लॉई के केस में क्या है कि उनकी कुछ एक भाई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। अगर वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं तो उनको निभाने के लिए उसको कुछ एक एक्सपेंसेस किए जाते हैं, और उन एक्सपेंसेस को कंपनसेट करने के लिए जितने भी उनको कंपनसेट करने के लिए बहुत सारे एक्सपेंसेस करता है, लेकिन उसको कंपनसेट करने के लिए सैलरी के हेड के अंदर भी डिडक्शन है, वो वाली कवर है। तो ये एक तरह से जो डिडक्शंस हैं वो चाहे आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स फैमिली है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स नेशन है, या जितने भी आपने एक्सपेंसेस इनकर किए हैं उनको कंपनसेट करने के लिए जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं उससे रिलेटेड आपकी ये डिडक्शंस हैं। अब जैसे मान लो हाउस प्रॉपर्टी है, अब हाउस प्रॉपर्टी के लिए अब आपको हर साल जो है कई बार रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवानी पड़ती है, सफेदी करानी पड़ती है, दिवाली पे तो हम हमेशा करवाते ही आए हैं। तो उस केस में हमें कोई डिडक्शन, कोई अमाउंट जो है वो अलाउ नहीं होता, इसलिए वहां पे आपको क्या दे रखी है? स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो बताओ, उसी तरह से प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में भी क्या है? यहां पे भी हम क्या करते हैं, अब नेशन के प्रति सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो बहुत सारी कंपनी जो है जो सोसाइटी के लिए काम करती हैं, तो वहां पे जितना भी खर्चा किया जाता है उससे रिलेटेड डिडक्शंस हैं। या फॉर द प्रमोशन ऑफ द नेशन, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, चाहे वो टेक्नोलॉजी की है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की है, वट एवर इट इज, तो उसके लिए हमारे पास सेक्शन 30 से 37 के अंदर डिडक्शन दे रखे हैं। उसी तरह से कैपिटल गेन के अंदर जो है डिडक्शंस हैं। अदर सोर्सेज में सेक्शन 57 है, ये भी क्या है? अब इनकम को अर्न करने के लिए आप खर्चा कर रहे हैं तो उसका दैट अमाउंट शुड बी अलाउड हियर एज डिडक्शन। तो इस तरह से वो वाली डिडक्शन जो थी वो हेड ऑफ द इनकम के अगेंस्ट थी। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, वो वाली उन डिडक्शन से आपने इसको अलग रखना है। तो ये सर कौन सी डिडक्शन है? ये डिडक्शन है दैट इज फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ द ग्रॉस टोटल इनकम। और ये जो डिडक्शंस हैं ये कवर होती हैं अंडर चैप्टर 6A, और सेक्शन कौन सा है? 80C to 80U। तो मेरे को लगता है कि सेक्शन ही आपको डिफरेंशिएट कर रहा है। ये 16 है, 24 है, 37 है, 54 है। तो ये हेड के अंदर थी। ये जब हेड के बाद जो है वो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड सब कुछ करने के बाद जो हमारे पास इनकम आ जाती है GTI की, उसमें से हमारी डिडक्शन होती है अंडर सेक्शन 80C से लेकर के 80U तक। ओके, लेकिन चलो कोई नहीं, अगर मैं दोबारा से इसको जो है आपको रिवाइज करता हूं कि ये अल्टीमेटली हम रिव्यू कर लेते हैं सिचुएशन को, क्यों हम बार बार जो है आपको पीछे का रेफरेंस दें, तो ओके।
देखिए हमारे पास क्या था, हमारे पास सबसे पहले क्या था, सोर्स ऑफ इनकम थी। ठीक है, किसी भी तरह की इनकम हमने पहले उसको सोर्स आइडेंटिफाई किया, इनकम की डेफिनेशन में आना चाहिए और उसके बाद वो सोर्स ऑफ इनकम। अब सोर्स ऑफ इनकम को हमने क्या किया, उनको डिफरेंट हेड्स में बांट दिया। तो पहला हेड हमने क्या ले लिया, सैलरी इनकम, और उस वो था सेक्शन 15 to 17, जबकि डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 थी। हाउस प्रॉपर्टी में सेक्शन 20 to 24 था, हाउस प्रॉपर्टी की डिडक्शन सेक्शन 24 के अंडर थी, ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। तो जो सेक्शन 20-24 के प्रोविजन के अंडर आता था, वो जो उसकी कंडीशन फुलफिल करता था वो हाउस प्रॉपर्टी में। सैलरी में जो कंडीशन फुलफिल करता था सेक्शन 15 से 17 तक, वो सैलरी में चला गया। क्योंकि आपको पता है ये एयर टाइट कंपार्टमेंट है, एक ही हवा दूसरे में नहीं जा सकती, क्योंकि ये जो आपके लॉज है, सेक्शंस है, ये नहीं होने देते। उस तरह से प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन की इनकम जो है सेक्शन 28 to 44 है, जिसमें आपके 30 to 37 जो थे इसकी डिडक्शंस थी, राइट। उसके बाद हमारा कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन 45 to 54 जो है, 54 के अंदर जो है इसकी डिडक्शंस हैं। आपको पता है कि इतना पैसा अगर आप इन्वेस्ट कर देते हैं, कहां कर देते हैं, तो इनकरेज किया जा रहा है, उस केस में जो है आपको डिडक्शंस मिल जाती हैं। फिर हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 55 to 59 के अंदर जो है, जबकि 57 के अंदर जो है उसकी डिडक्शंस दे रखी हैं। तो इस तरह से सोर्स ऑफ इनकम को हमने 5 हेड्स में बांट दिया। चाहे जितनी मर्जी लाखों इनकम है, लेकिन हमने किस में बांटा, यहां 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 पे, और जो नहीं आया वो यहां पे, राइट। अच्छा सर, अब क्या करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, हेड का जो नेट रिजल्ट होता है उसको हम यहां लेके आते हैं। ठीक है, नेट रिजल्ट आए, कंप्यूट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम ऑल द हेड्स ले आए ना यहाँ पे, ये देखो ये आ गए। फिर हमने क्या किया सर, क्लबिंग ऑफ इनकम की सेक्शन 60 to 65 के अंदर जो है, एग्रीगेशन ऑफ द इनकम, वो वाला चैप्टर भी हमने पढ़ लिया। फिर सर हमने क्या किया, फिर हमने सेट ऑफ लॉसेस किया, सेट ऑफ लॉसेस किया, फिर उसके बाद सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस है। तो ये सारा किसके अंडर किया हमने, सेक्शन 70 to 79। और उसके बाद जब ये सारी बातें कर ली तो हमारे पास क्या बच गया, फिर ग्रॉस टोटल इनकम। तो मैं इसलिए किया कि ग्रॉस टोटल इनकम की तो बात कर रहे हैं, क्योंकि ये डिडक्शंस किस में से हैं, ये सर डिडक्शंस जो है वो ग्रॉस टोटल इनकम में से हैं, ये ग्रॉस टोटल इनकम। अच्छा, अब इन सारा रिजल्ट आ गया आपके पास, हमारे पास क्या आ गया, ग्रॉस टोटल इनकम आ गया। सेट ऑफ लॉसेस में इंटर सोर्स, इंटर हेड, और जो नहीं बचा उसको नेक्स्ट सब्सिक्वेंट ईयर्स में ले गए हम। जब ग्रॉस टोटल इनकम आ जाता है तो उसमें से हम क्या करते हैं, डिडक्शंस लेते हैं अंडर चैप्टर 6A 80C to 80U। ठीक है जी, तो हमारा टॉपिक डिस्कशन का टॉपिक कहां है, ये है सर, ये तो यहां पहुंच गए हम। तो इसलिए मैंने क्या बोला इसको, लास्ट टॉपिक। ओके, अब ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शंस माइनस कर दें। थोड़ा सा हिंट आपको मैंने सैलरी के हेड में भी दिया, जहां मैंने 80C को डिस्कस किया है, कोई बात नहीं, हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे। अब उसके बाद जो जीटीआई में से डिडक्शन दे दें तो मेरा रिजल्ट क्या आ जाता है सर, टोटल इनकम आ जाता है। अब टोटल इनकम का मतलब है टोटल टैक्सेबल इनकम। मैं लिख नहीं सकता यहां पे टेक्निकली, अदरवाइज हम टोटल इनकम को ही क्या मानते हैं, टैक्सेबल इनकम मानते हैं। जब ये हमारे पास आ जाता है तो उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, रेट्स लगाते हैं। अब देखो हमारे पास यहां पे जो है वो है आपको सिलेबस में असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल। तो जब असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल होगा तो यहां पे कौन से रेट लगेंगे सर, स्लैब रेट्स लगेंगे। 60 से नीचे है, 60 से ऊपर है, तो इस तरह से हमारे पास क्या है, स्लैब रेट्स हैं। अगर कोई और है तो उस केस में हमारे पास फ्लैट रेट्स हैं, राइट। और जब हम रेट्स लगाते थे तो रेट लगाने के बाद आपके पास क्या आ जाती है सर, उसके बाद आती है हमारी टैक्स लाइबिलिटी। अब वो टैक्स लाइबिलिटी का हमने टीडीएस, टीसीएस, वो सारा हमने फर्स्ट चैप्टर में आपसे डिस्कस कर रखा है। तो आज हमारा जो टॉपिक है, अब आपको थोड़ा सा रिव्यू हो गया होगा कि अल्टीमेटली ये देखिए नैरो होता जा रहा है। फर्नेंसिस बनाई थी मैंने वहां पे आपको एक, है ना। अच्छा, अब इसका मतलब है कि फिल्टर होकर के हमारे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ टैक्स टोटल इनकम। तो जीटीआई में से डिडक्शन लेस करें तो क्या आती है, टोटल इनकम, और टोटल इनकम के ऊपर रेट लगाए जाते हैं और उससे हमारे पास क्या आ जाती है, टैक्स लायबिलिटी आ जाती है। तो हमारा जो दोबारा से अगर हम चलें तो क्या है चैप्टर का, अब चल डिडक्शंस एडमिसिबल फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। अब आपको क्लियर हो गया जी ग्रॉस टोटल इनकम कैसे आती है। डिडक्शंस टू बी मेड इन कंप्यूटिंग टोटल इनकम। अब देखो जानबूझ करके मैंने किया। अब आपको पता है डिडक्शन टू बी मेड इन कंप्यूटिंग टोटल इनकम को कंप्यूट करने के लिए जो डिडक्शंस है, तो कंप्यूट करने के लिए मुझे जीटीआई में से डिडक्शन लेस करनी पड़ेगी, तब टोटल इनकम आएगी।
एंड डिडक्शंस आउट ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शंस हैं और सारी किसके अंडर है, सेक्शन 80C to 80U चैप्टर 6A के अंडर। लेकिन अब आप ये पूछेंगे सर 80A B कहां है, C से क्यों स्टार्ट किया, A और B से आपने स्टार्ट क्यों नहीं किया? भाई A और B में ये सारे प्रोविजंस हैं कि ये डिडक्शन देनी कैसे है, ये सब किसके अंडर दे रखा है। ये जितने भी जनरल रूल्स हैं, कैलकुलेशन के जो जनरल रूल्स हैं, वो जनरल रूल्स किस में है, 80A और 80B के अंडर होंगे। इसलिए ये कहां से स्टार्ट हुआ सर, 80C से स्टार्ट हुआ। अब क्लियर हो गया जी, लॉजिक क्लियर है, लॉजिक क्लियर होना चाहिए, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो उसके बाद अब आपको ये भी क्लियर हो गया, क्योंकि स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है कि सर हर जगह डिडक्शन डिडक्शन आ रही है, कौन सी डिडक्शन की बातें करते हैं, क्या करते हैं। तो ये है हेड वाली, और जब मेरे पास जीटीआई आ जाएगा, हेड का जो निचोड़ आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, क्या से ये इसका रिजल्ट कंप्यूट करेंगे, फिर क्लबिंग करेंगे, फिर सेट ऑफ करेंगे, फिर जीटीआई आएगा, जीटीआई से डिडक्शन करेंगे तो टोटल इनकम आएगी, उसके ऊपर रेट लगाएंगे, टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। तो देखो बच्चों, अगर अब आपका जो प्रैक्टिकल पार्ट भी होगा, जब तक आपको ये सारा माइंड में नहीं होगा, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे, तब तक आप किसी भी इंडिविजुअल की रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। ओके, अब मैंने क्या किया कि जो चैप्टर 6A है, आपकी सुविधा के लिए इसको वैसे ही मैंने उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, नहीं तो स्टूडेंट फिर यहां कंफ्यूज हो जाता है। उसको मैंने क्या किया, एक पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C, पार्ट CA और पार्ट D के अंदर जो है वो बांट दिया। ये क्यों बांटा है, बस तो चैप्टर 6A को हमने इसमें बांट दिया। तो पार्ट A में मेरे आएंगे जनरल रूल्स, मैं अभी आपको बता रहा था ना जनरल रूल। पार्ट B में देखो ब्रॉडली जो है ये क्लासिफिकेशन है, एक्चुअली जो क्लासिफिकेशन है वो 3 तरह की क्लासिफिकेशन होती है, मैंने 4 में कर दी है। ये है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट्स, अगर आप पेमेंट करते हैं तो डिडक्शन मिलेगी इन सेक्शन के अंदर। पार्ट C में आपको डिडक्शन मिलेगी, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स। हैरानी वाली बात है किसकी, सर इनकम हो रही है और डिडक्शन मिलती है, इनकम हो रही है और डिडक्शन मिलती है, तो हैरान होने की बात नहीं है, बिल्कुल मिलती है। यहां तो पेमेंट कर रहे हैं, समझ आता है डिडक्शन मिलती है, और यहां इनकम हो रही है तो डिडक्शन मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। तो ये सेक्शन 80C, तभी मैंने आपको क्या बताया था, जब सरकार को पैसे की जरूरत होती है और जो कॉर्पोरेट हाउसेस हैं उनको इंकरेज करने के लिए उनके प्रॉफिट्स में से छूट दे दी जाती है कि वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो बिजनेस एस्टेब्लिश करें इंडिया में। तो इस तरह से क्या है, अगर मैं इन दो को देखूं तो ये जो डिडक्शन है, दीज आर ब्रॉडली ऑफ 2 कैटेगरी, वन इज ऑन द पेमेंट बेसिस, अनदर इज ऑन द इनकम बेसिस। और ये जो पार्ट C है और D है, इनको मैं अदर डिडक्शंस बोल रहा हूं। अदर डिडक्शंस, हां इनको दोनों में इकट्ठा भी कर सकता है, लेकिन मैंने अलग किया है, इसके पीछे कुछ एक लॉजिक है जो हम बाद में आपसे शेयर करेंगे। तो क्लियर हो गया जी, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C, पार्ट CA एंड पार्ट D। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं ज्यादा पार्ट C के ऊपर नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपको पता है कि पार्ट C आप खुद देख सकते हैं कि हमें असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल है, और ये थोड़ा सा जो पार्ट C है वो कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से है, ज्यादा फोकस इसका कंपनी से। वो हो सकता है कि मैं इसको स्किप कर जाऊं, हाँ, लेकिन आपको एक प्रोफेशनल बनना है तो आपको ये पढ़ने ही पड़ेंगे। आप इनको पढ़िएगा और इसमें देखिएगा कि जितनी भी इनकम्स हैं, कौन कौन सी किस कंसर्न की इनकम होती है जिसके ऊपर ये अमाउंट की डिडक्शन मिल जाती है। तो ब्रॉडली ये बात क्लियर है जी, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पार्ट A की बात करेंगे और वो है जनरल रूल्स की, फिर पार्ट B में जाएंगे, पार्ट C में स्किप कर जाऊंगा, पार्ट C पार्ट, क्योंकि जनरली ये आपको थोड़ा सा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं है, और आप जो है वो खुद इसको अटेम्प्ट कर लेंगे, नहीं तो ये बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो जो एग्जाम में करना भी होगा उसको भी भूल आएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं जनरल रूल्स पार्ट A के अंदर, सेक्शन 80A, 80B और 80C। हाँ जी, अब आ गया जी, अब आपको क्लियर हो गया जी कि हम 80C से क्लियर करते हैं लेकिन 80A से नहीं करते थे, अरे 80A से तो कर रहे हैं। अब वो जो जनरल रूल्स ऑफ पार्ट A हैं तो वो क्या कहते हैं, देखिए
अब इसका मतलब है कि इस स्टेज तक जब हम ये बात डिस्कस कर रहे हैं तो इस स्टेज तक अब आई थिंक वी आर फेमिलियर विद द मेथड ऑफ कंप्यूटिंग द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी। क्लियर है जी? क्योंकि ग्रॉस टोटल इनकम इज इक्वल टू टोटल इनकम कंप्यूटेड अंडर दिस एक्ट बिफोर मेकिंग एनी डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6। यही बात हमने करी। सो देयरफॉर फॉर द कंप्यूटिंग ऑफ द ग्रॉस टोटल इनकम यू शुड सिंपली एड द इनकम्स कंप्यूटेड अंडर द 5 डिफरेंट हेड्स आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रोविजन ऑफ क्लबिंग ऑफ इनकम एंड सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ द लॉसेस। यही बातें जो हैं जनरल रूल की बातें मैंने आपको सिखाई, यही जनरल रूल है। ओके अब उसके बाद जनरल रूल्स क्या बोलता है ये तो मैंने आपको पहले डायग्रामेटिकली जो है वो सारी चीजें बता दी हैं। तो और ये भी आपको बता दूं कि जो इनकम टैक्स है वो किसके ऊपर कंप्यूट किया जाता है। आप तो क्लियर है, बोलो जीटीआई के ऊपर किया जाता है कि टीआई के ऊपर किया जाता है? सर टीआई के ऊपर किया जाता है। आज तक हमें कंफ्यूजन था ये जीटीआई और टीआई का, तो आज हमें और क्लियरिटी मिल गई है। 80A सबसेक्शन 1 क्या कहता है? कहता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U शैल बी अलाउड फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। सर ये अभी हमने प्रूव करके दिया है। आफ्टर अप्लाइंग द प्रोविजन ऑफ क्लबिंग एंड सेट ऑफ, यही बात की मैंने। तो जो मैंने रूल आपको बताया वो रूल 80A1 का है, जो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा था कि जो इनकम टैक्स है वो टोटल इनकम के ऊपर कैलकुलेट की जाती है, ना कि ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर की जाती है। और ग्रॉस टोटल इनकम में से अगर डिडक्शन लेस करें तो टोटल इनकम आती है, और जो जिसमें हम क्लबिंग और सेट ऑफ के प्रोविजन लगाने के बाद जो आता है वो। ठीक है, देखो रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। अब हमने आपको टेबल बना के दिया था तो उससे ये प्रूव हो गई। 80A2 क्या कहता है? कहता है एग्रीगेट अमाउंट डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A शैल नॉट एक्सीड द ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में कौन सी? नॉर्मल इनकम। क्योंकि कुछ एक ऐसी इनकम्स हैं जो जिनको जो है हमें एक्सक्लूड करना पड़ता है कैलकुलेशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द टैक्स। जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी है, जिनके ऊपर हमारे पास कौन सा रेट लगता है? स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लगते हैं। तो एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिडक्शन चैप्टर 6A शैल नॉट एक्सीड द ग्रॉस टोटल इनकम। ध्यान रखिएगा कि जो आपके पास ग्रॉस टोटल इनकम आई है, जो डिडक्शंस हैं वो ग्रॉस टोटल इनकम से ज्यादा नहीं हो सकती। तो सर ये क्या चीज है? अभी आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपको इनकम का हेड है, ये रियल इनकम है, और ये एग्जम्प्टेड इनकम है, और उसके बाद ये ग्रॉस इनकम है। सैलरी में 6 लाख, एग्जम्पशन 2 लाख, तो ग्रॉस इनकम आपके पास 4 लाख आ गई। हाउस प्रॉपर्टी में आपके पास 3 लाख की रियल इनकम है, 2 लाख की एग्जम्पशन है, तो ग्रॉस इनकम आपके पास 1 लाख आ गई। पीजीबीपी में प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में आपके पास 2 लाख रुपए की इनकम है, एग्जम्प्ट जो है वो नील है, और ग्रॉस इनकम आपके पास जो है वो 2 लाख रुपए की है। ठीक है, कैपिटल गेन में आपके पास कुछ भी नहीं है यहां पे फिलहाल, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में 50,000 है, एग्जम्प्टेड नील है 50,000। तो देखिए ग्रॉस टोटल इनकम यहां पे कितनी होगी? सर 7.5 लाख रुपए। 4 1 5 2 7, 7.5 लाख रुपए। तो बताओ डिडक्शन कितने की मिलेगी? बोलो डिडक्शंस जो है यहां पे कितने की मिलेगी? सर डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A अंडर सेक्शन 80C टू 80U एक्चुअल पेमेंट जो है वो 8 लाख रुपए की हुई है। बताओ जी कितनी डिडक्शन मिलेगी? 8 लाख की मिलेगी। सर अभी पढ़ा हमने कि जो एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिडक्शन है अंडर चैप्टर 6A शैल नॉट एक्सीड द ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम से ज्यादा नहीं हो सकता, चाहे वो 8 लाख रुपए है, लेकिन 8 लाख नहीं मिलेगा यहां पे। जितनी ग्रॉस टोटल इनकम होगी वहीं तक रिस्ट्रिक्ट कर जाएगा, इसलिए यहां पे सर 7.5 लाख रुपए की डिडक्शन मिलेगी। तो इसलिए मेरे पास जो टोटल टैक्सेबल इनकम हुई वो नील आ जाती है। अच्छा मान लेते हैं, मैं इसमें थोड़ी सी चेंज करता हूं। कैपिटल गेन में रियल इनकम आ जाती है 1 लाख रुपए, और एग्जम्प्टेड इनकम है नील, और ग्रॉस इनकम मेरे पास आ जाती है 1 लाख रुपए। सर अब तो ये कितने की बन गई? सर 8.5 लाख रुपए। अब उसने जो है वो एक्चुअल पेमेंट कितने की है? सर 8 लाख रुपए की। तो क्या 8 लाख की मिलेगी? सर नहीं मिलेगी। यहां फिर दोबारा से कितने की मिलेगी? कितने की मिलेगी? सर 7.5 की मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि जो 1 लाख रुपए की जो कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन में
मैं आगे इसकी बात को डिस्कस करूंगा। जितने भी कैपिटल गेन्स होते हैं उन कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट जो है वो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से 80U के नहीं मिलती। इसलिए यहां पे आपके पास जो अब एक तरह से ग्रॉस इनकम 8.5 तो हो जाएगी, लेकिन जो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A होगी वो ये वाला अमाउंट जो है वो इसके बाद जो है आपके पास एक्चुअल अमाउंट 7.5, क्योंकि यहां 7.5 ही रह जाएगा, 1 लाख के आगे सेट ऑफ नहीं हो सकती, इसलिए डिडक्शन सिर्फ कितने रहेगी, 7.5 ही रहेगी। 1 लाख रुपए आपका टैक्सेबल इनकम माना जाएगा। रूल क्लियर हुआ जी? जनरल रूल क्लियर और नॉट? सर जनरल रूल क्लियर। ओके, तो आगे वाला जो जनरल रूल है वो अब आगे इसी से आगे मैं इसको कंटिन्यू करता हूं। कहता डिडक्शन मस्ट बी क्लेम्ड इन आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न जो आप फाइल करते हैं उसमें ये जो आप डिडक्शंस हैं वो शो होनी चाहिए, चाहे वो ओरिजिनल आईटीआर है, चाहे आपकी लेट है, चाहे रिवाइज्ड है। अब क्या होगा, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो वहां पे आपके पास ऑप्शन आती है कि कौन सी आप आईटीआर भर रहे हो, ओरिजिनल है, बिलेटेड है, रिवाइज्ड है, इसलिए मैंने जानबूझ करके वर्ड डाले। सेक्शन, अब मैं आपको इतना सा ये बता दूं, लेटेस्ट भी बता देता हूं। सेक्शन 115BAC एक नया सेक्शन ऐड किया है, आपके लिए इंप्लीमेंट नहीं है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स के लिए है, पर आपको नॉलेज होना चाहिए। 80CCD और 80JJAA को छोड़ करके ये एग्जिस्टिंग स्कीम के अंडर डिडक्शंस हैं, लेकिन जो नई अल्टरनेटिव स्कीम आ रही है उसमें जो टैक्स के रेट हैं वो डिफरेंट है। अगर आप नए अल्टरनेट स्कीम में आपको ऑप्ट कर लेते हैं तो ये सारी की सारी जो डिडक्शंस हम पढ़ेंगे वो एक भी नहीं मिलेगी, सिर्फ 2 को छोड़ करके। लेकिन कब से होगा? 21-22 से होगा, आपके लिए नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि अब डिडक्शंस एक तरह से खत्म हो रही है। ओके, अब देखो चैप्टर 6A में जिसकी हम डिस्कशन, तो ये था जी मेरा जनरल रूल्स। हाँ, जनरल रूल्स में ये मैं बात आपसे भूल गया, द केसेस इन विच डिडक्शंस आर नॉट अलाउड। कौन से? डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A आर नॉट अलाउड ऑन द फॉलोइंग इनकम्स। Thus, for the purpose of giving deduction, the gross total income as computed after excluding the following incomes: long-term capital gain and winning from lottery. तो यही तो मैंने आपको क्या बताया, इस इंस्टांस में बताया। तो अगर मेरे पास यहां पे 8.5 लाख रुपए की इनकम आ जाती है तो उसमें से मैं 1 लाख रुपए की जो कैपिटल गेन की इनकम है उसको क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो मेरे पास क्या बच गया, 7.5, चाहे उसने 8 लाख किया है, 8 लाख में से क्योंकि वो 7.5 से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता, इसलिए यहां पे डिडक्शन भी कितने की मिलेगी, 7.5 की मिलेगी, चाहे आपकी जीटीआई कितनी है, 8.5 लाख रुपए है। लेकिन 1 लाख रुपए जो है आपका टोटल टैक्सेबल इनकम है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इसके ऊपर स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लगेंगे, इसलिए इसको हमने अलग से लिख लिया। हाँ जी, यहां बात क्लियर होगी, जनरल रूल क्लियर हो गया आपके पास? ओके, अब जो मैं आपसे ये बात कर रहा था कि चैप्टर 6A में, अब मैं पार्ट बी में, पार्ट ए क्लियर है, अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट बी, सी, ए और डी। तो बीच से मैंने पहले बता दिया कि मैंने इसको एक्सक्लूड कर दिया। तो हम यहां पे पार्ट बी के अंदर जो सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं, ए बी क्लियर, 80C, ये सारी की सारी जो डिडक्शंस मिल रही हैं किसके ऊपर है सर? पेमेंट बेसिस के ऊपर है, और इनको मैं बोलता हूं अदर डिडक्शंस। ये थोड़ा सा इनसे डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है वो जब हम डिस्कस करेंगे उसी टाइम डिस्कस करेंगे, अब काय को आपको कंफ्यूज करना है। तो 80C, 80CCC, 80CCD, 80D, 80DD, 80DDB, 80E, 80EE, 80G, 80GG, 80GG, GGA एंड GGC। ठीक है जी, ओके। तो ये 80G और 80GGA एक ही बार। अच्छा, ये सेक्शन 80 TTA, TTA भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, और ये 80U भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम सारी डिस्कशन इन्हीं के ऊपर ही करेंगे। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं कौन सी डिडक्शन? सर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 80C से हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, और सी की जो सब सेक्शंस होंगी उनको भी हम उसी के साथ डिस्कस करेंगे। तो नेचुरली कुछ एक सेक्शंस हैं, क्योंकि देखो ये जो डिडक्शंस है ना, आपको ये सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये आपके रियल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। कोई भी आदमी आपसे पूछ सकता है
क्या पूछ सकता है, सर मुझे जो है वो टैक्स प्लानिंग करनी है, जरा बताना मुझे कि मैं अपना टैक्स बचाना चाहता हूं, तो मेरे पास कौन कौन से प्रोविजन है जहां पे मैं अपनी बचा सकता हूं। तो अब आपको अगर जब नॉलेज होगा तभी आप बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे। इसलिए ये सैलरी में भी आएगा, इसलिए मैं इसकी डिटेल में डिस्कशन करूंगा, वहां भी डिस्कस करी थी, फिर डिस्कशन कर रहा हूं मैं आपके साथ। ओके, तो पहली कौन सी आ गई जी, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कंट्रीब्यूशंस एटसेट्रा एटसेट्रा। हेडिंग बता दिया मैंने, या तो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे या आप कंट्रीब्यूट करेंगे, जिससे रिलेटेड ये डिडक्शन मिलेगी। अब किसको मिलेगी ये डिडक्शन, सिर्फ इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को मिलेगी, बाकी किसी को नहीं मिलेगी। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कंपनी, किसी को नहीं मिलेगी। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिडक्शन, अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना मिलेगा, अमाउंट पेड या अमाउंट डिपोजिटेड और ₹1,50,000 विच एवर इज लेस। अगर मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए जमा करवा दिया और 1,50,000, तो कौन कम हुआ, 1 लाख हुआ, तो इसलिए 1 लाख रुपए की डिडक्शन मिलेगी। यानी कि मैक्सिमम आपको कितने मिलेगी, मैक्सिमम लिमिट ऑफ दिस सेक्शन इज 1,50,000। 1,50,000 से ज्यादा का फायदा हाँ कुछ जगह मिलेगा, लेकिन 80C के अंदर नहीं मिलेगा। 1,50,000। स्पेशल नोट आपके लिए है कि डिडक्शन शैल बी अलाउड इफ अमाउंट हैज बीन एक्चुअली पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ड्यू बेसिस पे नहीं होगा। अब आप बोलेंगे जी मैं दे दूंगा, नहीं, आप जब तक आप उसका प्रूफ नहीं देंगे, एक्चुअली आप पे नहीं कर देंगे, एक्चुअली डिपॉजिट नहीं कर देंगे, एक्चुअली इन्वेस्ट नहीं कर देंगे, तब तक आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। और जैसे आपका प्रीवियस ईयर है, 31 मार्च से पहले ये अमाउंट डिपॉजिट, इन्वेस्ट, कंट्रीब्यूट होना चाहिए। एलिजिबल इन्वेस्टमेंट्स एंड कंट्रीब्यूशंस, कौन कौन से ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपने जो है वो दाल के डिब्बे में बचा के रख दिया और बोला कि लो जी मैंने तो इन्वेस्ट कर दिया, मैंने तो सेव कर दिया, अब मैं इसको अगले साल निकालूंगी, इसलिए मुझे क्या दे दो, डिडक्शन दे दो अंडर सेक्शन 80C। नहीं, तो हमें यह देखना पड़ेगा कि एलिजिबल इन्वेस्टमेंट्स कौन सी हैं, कंट्रीब्यूशंस कौन सा है। तो उसमें पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज ए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। और देखिए बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या करते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं और उसके ऊपर इंश्योरेंस का प्रीमियम देते हैं। तो अगर इंश्योरेंस प्रीमियम देते हैं तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि लोग जो हैं वो सेविंग भी करें, और क्योंकि हाउस होल्ड ही एक ऐसा पर्सन है जो सेविंग करता है, जिसकी वजह से सोर्सेज मोबिलाइज होते हैं और गवर्नमेंट और जितने भी कंपनीज हैं वो इसके ऊपर चलती हैं। क्योंकि गिवर कौन है, हाउस होल्ड है, टेकर कौन है, कौन ले रहा है पैसा, सारी कंपनीज हैं, गवर्नमेंट लेती हैं, यही लेते हैं लोग, क्योंकि इन्होंने तो डेवलपमेंट के काम करने हैं। इस तरह से लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे टुवर्ड्स ऑल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जितनी भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज इंडिया में हैं उनके ऊपर अगर आपने अपने आप को इंश्योर करवाया है और उस इंश्योरेंस में अगर आपने प्रीमियम का अमाउंट दिया है, तो प्रीमियम का अमाउंट जो है वो एलिजिबल है एज ए इन्वेस्टमेंट फॉर एज ए क्वालिफाइंग अमाउंट अंडर सेक्शन 80C। अच्छा, अब जो क्वेश्चन राइज होता है कि प्रीमियम जो दिया वो इसमें कौन कौन एलिजिबल होंगे। देखिए, अगर आप इंडिविजुअल हैं तो उस केस में अगर आप इंश्योरेंस अपने नाम पे खरीदी है और उसका प्रीमियम दिया है तो वो भी अमाउंट आ जाएगा। अगर मान लीजिए आपने अपने स्पाउस के नाम खरीदी है तो वो भी एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है जी, जरूरी नहीं है कि अपने नाम ही हो, अगर स्पाउस के नाम भी खरीदी है तो भी डिडक्शन मिल जाएगी। हां, अगर इंश्योरेंस पॉलिसी आपने चिल्ड्रन के नाम खरीदी है तो भी मिल जाएगी, क्योंकि इसमें यह प्रिज्यूम किया जाता है कि एक तरह से जो चिल्ड्रन की इंश्योरेंस है उसका पैसा जो है आपकी पॉकेट से ही जा रहा है। अगर आपकी पॉकेट से जा रहा है तो इसलिए इसको ये माना जाता है। तो इसका मतलब है कि जो इसमें एलिजिबल इन्वेस्टमेंट है, अगर आपने इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है या इंश्योरेंस अपने नाम से खरीदी है, अपने अगर हस्बैंड है तो वाइफ है तो हस्बैंड के नाम खरीदी है तो भी, बच्चों के नाम खरीदी है तो भी 80C के अंदर आपको डिडक्शन मिल जाएगी। और अगर मान लीजिए वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो इंश्योरेंस किसके नाम खरीदी है, एनी मेंबर ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, देन दैट इज एलिजिबल। ये बात क्लियर है जी। तो आपको जो एग्जाम में तंग करता है वो स्पाउस, चिल्ड्रन करके तंग करता है। स्टेटस ऑफ एसएससी, देखो इसमें एसएससी का स्टेटस क्या होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो रेजिडेंट है चाहे नॉन रेजिडेंट है, दोनों चलेंगे। लेकिन इससे रिलेटेड जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस, जरा एग्जाम में भी इसी से बच के रहना। पॉलिसी इशूड ऑन 1 अप्रैल 2012 ऑनवर्ड्स, 1/4/2012 के बाद आपने इंश्योरेंस पॉलिसीज जो भी परचेज करी हैं उसमें क्या होगा,
एनुअल प्रीमियम अप टू द मैक्सिमम ऑफ 10% ऑफ द सम एश्योर्ड इज डिडक्टेबल। क्या मतलब हुआ? देखो, अगर मान लो आपने 1 लाख रुपए की इंश्योरेंस खरीद ली है, यानी कि जिसका सम एश्योर्ड कितना है? 1 लाख रुपए। अब उसमें अगर मान लो आप 1 साल में 7,000 रुपए का प्रीमियम दे रहे हैं, तो बताना जी 10% ऑफ 1 लाख कितना होता है जी? 10,000 रुपए। इसका 7,000 इज एलिजिबल, क्वालिफाई कर गया, क्योंकि वो 10% से कम है। सर अगर वो 10,000 हो तो भी क्वालिफाई कर गया। सपोज अगर वो 15,000 रुपए दे रहा है तो क्या होगा? सर 10% 1 लाख का कितना होता है? सर 10,000। इसका मतलब है 5,000 अमाउंट जो है क्वालिफाई नहीं करेगा। तो इसलिए एनुअल प्रीमियम अप टू मैक्सिमम ऑफ 10% ऑफ द सम एश्योर्ड इज डिडक्टिबल। जितने की इंश्योरेंस कराई है उसका 10% तक ही एलिजिबल होगा। अगर उससे ज्यादा का आप प्रीमियम देते हैं तो वो एलिजिबल नहीं होगा। पॉलिसी इशूड बिफोर 1 अप्रैल 2012, 2012 से पहले की है तो उस केस में एनुअल प्रीमियम अप टू मैक्सिमम ऑफ 20% ऑफ द सम एश्योर्ड इज डिडक्टिबल। तो वहां ये लिमिट कितनी थी? 10% नहीं थी, 120। अगर 20 के केस में 1 लाख और 20% कितना होगा? 20,000। अगर मान लो 22,000 देता है तो एलिजिबल नहीं होगा, तो 2,000 एलिजिबल है। अगर 20,000 से कम है तो इसका मतलब है कि वो पूरा का पूरा क्वालिफाई कर जाएगा। अच्छा, उसके बाद है पॉलिसी फ्रॉम 1 अप्रैल 2013। लेकिन 2013 में ए पर्सन रेफर्ड इन सेक्शन 80U एंड 80DDB। देखो ये जो 80U है ये है हमारे पास, तभी आपको याद होगा कि मैंने आपको 80U के बारे में ये देखो अलग से रखा है 80U को, ठीक है। 80DDB जो है वो यहां पे है, और दोनों का एक तरह से पर्पज सेम है लेकिन दोनों में डिफरेंस है। वो क्या कह रहा है? टू पर्सन रेफर्ड इन सेक्शन 80U और 80DB में कौन से पर्सन है? पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड डिजीज। डिसेबिलिटी 40% से ऊपर को डिसेबल माना जाता है, कई जगह सीवियर है वहां 80% से ऊपर माना जाता है। तो उनके नाम की पॉलिसी, जो पर्सन 80U और 80DDB के अंदर आते हैं, 80U में होता है कि जो खुद पर्सन जो है वो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, और 80DDB में जो उसका फैमिली मेंबर जो है फिजिकली हैंडीकैप्ड है। ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। लेकिन दोनों के केस में वह इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी गई है। तो कहता अगर ऐसे पर्सन यहां पे कवर हो रहे हैं और उनके नाम पे जो है इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी गई है, तो एनुअल प्रीमियम अप टू मैक्सिमम ऑफ ₹15% ऑफ सम एश्योर्ड इज डिडक्टिबल। ये ध्यान रखना। तो देखो 10, 20 एंड 15 किस केस में? ये वाला। बात क्लियर है जी? अच्छा, एक और बात है। अब कई बार जो है लोग कहते हैं कि अच्छा ले लो यार इंश्योरेंस पॉलिसी ले ले, उसके बाद उसको सरेंडर कर लेना, पैसा वापस ले लेना। अरे इसका लॉक इन पीरियड है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कैन नॉट बी सरेंडर्ड अनलेस द प्रीमियम हैज बीन पेड फॉर 2 years। और आपको यह भी पता है कि जब तक आप 2 साल का प्रीमियम नहीं देते तो आप उसको सरेंडर नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि आपको जो है वो इंश्योरेंस पॉलिसी सरेंडर नहीं होनी चाहिए। अगर कर दी तो जो जितना भी अमाउंट है वो सारा टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर हो गया जी? तो पहला ओके, तो ये आपको न्यूमेरिकल में जितना भी तंग करेगा वो मैंने आपको सिंप्लीफाई कर दिया। दूसरा, डिपॉजिट मेड इन प्रोविडेंट फंड। सैलरी में हमने डिस्कस किया था, ये था स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड। आरपीएफ का मतलब रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, और तीसरा था मेरा पीपीएफ, दैट इज ए पब्लिक प्रोविडेंट फंड। और आपको पता है स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड जो है वो गवर्नमेंट इंप्लॉइज के लिए है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड प्राइवेट सेक्टर और के इंप्लॉइज के लिए, विच इज रिकॉग्नाइज्ड जो कमिश्नर ऑफ द इनकम टैक्स। और यहां इंप्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए, यहां एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए। लेकिन पीपीएफ के केस में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, ये कोई और सोर्स ऑफ इनकम है लेकिन अदर देन सैलरी है, तो वो किस में कवर होता है? पीपीएफ। हाँ, जरूरी नहीं है, एम्प्लॉय भी पीपीएफ का फायदा ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस क्या है? आपको हर साल पीपीएफ में मिनिमम 500 रुपए एक ईयर का डालना ही पड़ेगा, तभी वो कंटिन्यू रहेगा। और मैक्सिमम अमाउंट 1,50,000 पर ईयर जो है आप इसमें पैसा डाल सकते हैं। उससे ज्यादा अगर डालेंगे तो फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें 1,50,000 अलाउ किया जाता है। और ये जो स्कीम है आपको सैलरी में डिस्कस किया था, पोस्ट ऑफिस में मिल जाएगी, नेशनलाइज्ड बैंक में भी मिल जाएगी भी, तो वहां पे आपको ये वाली जो पीपीएफ की स्कीम मिल जाएगी। लेकिन इसमें क्या है, इसका जो लॉक इन पीरियड है ये 15 साल है।
यानी कि जब आप एक साल में, हाँ उसकी कुछ कंडीशंस हैं, लेकिन वो जैसे 5 साल के बाद जो आपने पहले साल में डिपॉजिट कर रखा होता है उसको आप विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आप उसको मत भूलिए, इतनी टेक्निकलिटीज में मत जाइए। इतना बता देता हूं कि आप इसमें से जो पैसा निकाल सकते हैं वो 15 साल से पहले नहीं निकाल सकते, राइट। तो इसका मतलब है कि एसपीएफ में, आरपीएफ में, पीपीएफ में एग्जाम में ये होगा, तो वहां पे भी आप वो भी एलिजिबल है अंडर सेक्शन 80C के अंदर। ठीक है जी, ओके। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, थर्ड है हमारा पेमेंट टुवर्ड्स जीआईएस। जीआईएस का मतलब होता है ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। ये जो ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है ये क्या करती है कि जैसे गवर्नमेंट के है, गवर्नमेंट ने सभी इंप्लॉइज का इंश्योरेंस करवा रखा होता है और उससे जो है उनकी सैलरी से पर मंथ छोटा सा अमाउंट जैसे 100, 200, 250, 300 रुपए जो है वो कंट्रीब्यूट करती रहती है और सारे इंप्लॉइज को इंश्योर करवाया जाता है। तो वो जीआईएस भी एलिजिबल है 80C के अंदर। डिपॉजिट इन अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, सुपर एनुएशन का मतलब रिटायरमेंट फंड, उसमें भी अगर आप डिपॉजिट कर दें एलिजिबल है। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स, आपको बहुत सारा डिस्कस किया था, डेट लिंक्ड सेविंग स्कीम, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स, चाहे वो यूटीआई की है, म्यूचुअल फंड में है, लेकिन उसका जो लॉक इन पीरियड है वो 3 साल का होगा फ्रॉम द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, उससे पहले आप विड्रॉ नहीं कर सकते। डिपॉजिट मेड इन यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, इसका लॉक इन पीरियड है 5 साल। यहां भी अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं तो आप 80C के अंदर आपको मिल जाएगी। उसके बाद है 5 इयर्स बैंक डिपॉजिट, सबसे इजी है। कई बार लोग जो है अनजाने में एफडी करवा देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इसके ऊपर हमें टैक्स सेवर, इस टैक्स का भी फायदा मिल जाता है। तो इसलिए टैक्स सेवर फिक्स डिपॉजिट विद लॉक इन पीरियड ऑफ 5 साल, आपको जो है वो 1 साल के लिए 2 साल, तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं भाई 5 साल की करा ले, उधर फायदा मिल जाएगा 80C का। होम लोन प्रिंसिपल रीपेमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आपको याद होगा कि हाउस प्रॉपर्टी के केस में हमने आपसे डिस्कस किया था कि जो सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस होता है उसकी जो जीएवी होती है वो नील होती है, म्युनिसिपल टैक्सेस नील होता है, नेट एंड वैल्यू नील होती है, और उसमें से आपको एक डिडक्शन मिलती है, और वो सेक्शन 24 के अंदर जो है वो है इंटरेस्ट ऑन लोन की। अब वो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या हुआ, घर बनाने के लिए आपने लोन ले रखा है, तो अगर मान लो तो जितना भी अमाउंट आपने लोन दिया वो यहां आ जाएगा, तो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाता है सेल्फ ऑक्युपाइड। इसका मतलब आपको इंटरेस्ट ऑन लोन का फायदा मिल रहा है क्योंकि वो दूसरे हेड के अगेंस्ट क्या हो जाता है, सेट ऑफ हो जाता है। ठीक है जी, मैं यहां किसकी बात कर रहा हूं, देखो कितना फायदा है। कंस्ट्रक्शन ऑफ, अब यहां पे क्या होगा, मान लो आपने 1 लाख रुपए का लोन ले रखा है और हर महीने आपकी 5,000 रुपए की किस्त चली जाती है लोन की, उसमें से 3,000 रुपए आपका प्रिंसिपल अमाउंट है और 2,000 जो है वो इंटरेस्ट। पहले होता था, पहले प्रिंसिपल अमाउंट ले लिया जाता, लास्ट में इंटरेस्ट लिया जाता, अब नहीं है। तो 3,000 प्लस 2,000, तो जो इंटरेस्ट का पोर्शन है उसकी कहां मिल जाती है, हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन मिल जाती है, और जो 3,000 रुपए आपने प्रिंसिपल अमाउंट वापस किया उसको 80C के अंदर डिडक्शन मिल जाती है। तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, होम लोन प्रिंसिपल रीमेंट, इंटरेस्ट की नहीं, इंटरेस्ट का फायदा आपको 24 में मिल चुका है इसलिए, लेकिन इसमें तभी मिलेगा इफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी शुड बी कंप्लीट। एक तो ये है ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी नॉट मेड बिफोर 5 इयर्स, ये नहीं है कि आपने घर बना लिया और घर बनाने के बाद जो है वो ये बेनिफिट भी ले लिया, बेनिफिट लेने के 5 साल के बाद उसको ट्रांसफर भी कर दिया और कैपिटल गेन, तो ऐसा नहीं होगा। यानी कि वो प्रॉपर्टी आपको कम से कम 5 साल अपने पास रखनी पड़ेगी। देन स्टैंप ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस ऑफ द प्रॉपर्टी, अब इस प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड करवाने के लिए अगर आपके द्वारा स्टैंप ड्यूटी दी जाती है तो वो भी गवर्नमेंट ने बोला कि चलो इतना कंपनसेट कर देते हैं, तो स्टैंप ड्यूटी अगर आप पे करेंगे दैट इज आल्सो एलिजिबल। देन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, ये पोस्ट ऑफिस में मिलते हैं आपके पास, इंदिरा विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 8th इशू और 9th इशू अगर आप खरीदते हैं, ध्यान रखना वहां जाकर के 9th और 8th इशू मांगना, तो वो भी एलिजिबल है। लेकिन एक ध्यान रखिए, मान लीजिए ये 6 साल के बाद 7 साल के बाद मैच्योर होंगे, तो हर साल आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, लेकिन उस इंटरेस्ट को आप विड्रॉ नहीं करते, वो क्या हो जाता है, री इन्वेस्ट। जब री इन्वेस्ट हो जाता है तो वो वाला अमाउंट बिना डिपॉजिट किए हुए उसके ऊपर भी आपको क्या मिल जाती है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। तो कईयों को लगता है कि कैसे सेव किया जाए, तो देखो बिना सेव किए हुए एक बार एनएससी खरीद लो और उनके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता रहेगा वो ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाएगा डिडक्शन के लिए। अमाउंट डिपॉजिटेड विद नेशनल हाउसिंग बैंक, ये है होम लोन अकाउंट स्कीम के अंदर, क्योंकि हाउसिंग चाहिए हमें,
उसके अंडर अगर आपने पैसा दिया है तो वो डिपॉजिट किया है, दैट इज आल्सो एलिजिबल। सुकन्या समृद्धि योजना वेरी इंपॉर्टेंट है, ये है हमारा प्रमोशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड। ठीक है, गर्ल चाइल्ड को प्रमोट करने के लिए जिसकी बच्चे के जिस भी पेरेंट्स के गर्ल चाइल्ड है लेकिन उसकी उम्र अभी 10 साल नहीं हुई है, तो उस केस में अगर उन्होंने सुकन्या समृद्धि योजना के अंडर उस बच्ची के नाम पे पैसा डिपॉजिट कर दिया है इस योजना के अंडर, तो एटीसी के अंडर उसकी भी डिडक्शन मिल जाएगी। तो इसका मतलब गर्ल चाइल्ड को बचाने के लिए ये काम किया है। अब ये जो है आपके पास 2 बच्चों के लिए एलिजिबल है, लेकिन एक बच्चा है और उसके बाद आपके ट्विंस हो जाते हैं, तो उस केस में 3 बच्चे हो जाएंगे तो वो भी एलिजिबल हो जाएंगे सुकन्या समृद्धि योजना के। तो तीनों गर्ल चाइल्ड अगर होंगे तो। देन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में सीनियर सिटीजन 60 साल से ऊपर, टेन्योर 5 साल होना चाहिए, इंडिविजुअल 60 साल की उम्र होना चाहिए। एंड अगर किसी ने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रखी है और उसके बाद इस स्कीम के अंदर ऑप्ट कर रहा है तो 60 साल की जगह हम 55 साल पढ़ लेंगे, लेकिन वो सिर्फ किस लिए होगा, वीआरएस के लिए। उसके बाद है हमारा डिडक्शन ऑफ पेमेंट मेड टुवर्ड्स ट्यूशन फी, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर पेरेंट्स के बच्चे जो है वो स्कूल कॉलेज में फुल टाइम एजुकेशन ले रहे होते हैं, तो कईयों को ये नहीं पता होता, लेकिन उनके बच्चे के द्वारा अगर कोई ट्यूशन फीस दी जा रही है, उनके पेरेंट्स के द्वारा ट्यूशन फीस दी जा रही है, तो जो ट्यूशन फी आप देते हैं वो भी एटीसी के अंदर उसकी डिडक्शन मिल जाती है। देखो ये इंडिविजुअल पेरेंट्स को मिलेगी और मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, अगर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन है तो इसका मतलब कि फादर भी 2 चिल्ड्रन ले सकता है, मदर भी ले सकता है अगर 2 चिल्ड्रन ऑफ ईच इंडिविजुअल है, इसका मतलब 4 बच्चों का फायदा मिल सकता है। लेकिन साथ में क्या होना चाहिए, फुल टाइम एजुकेशन कोर्स होना चाहिए। हाँ, अगर आपको उसका कोई अडॉप्टेड चाइल्ड है उसकी फीस दी जा रही है, दैट्स आल्सो एलिजिबल, लेकिन ध्यान रखना सिर्फ ट्यूशन फी, फंड वगैरह जो दिए जाते हैं दे आर नॉट एलिजिबल। डेवलपमेंट फंड, फ्ला फंड, ये जो है वो नहीं एलिजिबल है, सिर्फ ट्यूशन फी। सब्सक्रिप्शन टू बॉन्ड्स ऑफ नबार्ड बैंक के बॉन्ड्स अगर आप परचेज करते हैं तो वो भी एलिजिबल हो जाएंगे। तो इस तरह से क्या है कि ये कुछ एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने यहां पे डिस्कस कर ली 80C के अंदर। तो चलिए अब हम सब सेक्शन करते हैं 80C की डिस्कस। अब सब सेक्शन के अंदर जो है वो कौन कौन सी सेक्शंस आ रही हैं। अब सब सेक्शंस जो हैं वो सब सेक्शंस ऑफ 80C। तो ये सेक्शन है, ये मैक्सिमम लिमिट है और एलिजिबल इन्वेस्टमेंट एंड कंट्रीब्यूशंस है, सिंप्लीफाई कर दिया आपको। तो ये है 80CCC, मैक्सिमम अमाउंट कितनी है, 1.5 लाख रुपए। लेकिन आप कहां इन्वेस्ट करेंगे, पेमेंट मेड टुवर्ड्स पेंशन प्लान्स और एन्युटी प्लान्स ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी। बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी है, चाहे LIC है जी, मतलब बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी आ गई, अब तो प्राइवेट सेक्टर आ गया। अगर आप अपना फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई पेंशन प्लान ले लेते हैं और वहां पे अगर आप कंट्रीब्यूट करते हैं तो दैट इज आल्सो एलिजिबल। 1 साल में 1.5 लाख रुपए तक अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो डिडक्शन मिल जाएगी। और दूसरी तरफ अगर आप एन्युटी प्लान्स भी ले लेते हैं तो वो भी आपका एलिजिबल होगा। तो इस तरह से अगर आप 1.5 लाख रुपए इन स्कीम्स के अंदर अगर आप इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जिसकी वजह से आपको पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी, तो 1,50,000 रुपीज मैक्सिमम अमाउंट की डिडक्शन आपको मिल जाएगी। 80CCD 1,50,000, यहां क्या है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत जो आजकल बहुत चर्चा में है, दैट इज कंट्रीब्यूशन मेड टू पेंशन स्कीम्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। आप सुना होगा बहुत सारे लोग जो है जो 1/1/2004 के बाद जो है वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉई बने हैं, उनको जो है पुरानी पेंशन स्कीम बंद कर दी है, ओल्ड पेंशन स्कीम बंद कर दी है। उसके लिए क्या है, उन्होंने एक न्यू पेंशन स्कीम लेके आए हैं। तो उसके अंडर अगर आप कंट्रीब्यूट करते हैं तो फर्क क्या है, ये इंश्योरेंस कंपनी की पेंशन प्लान है, ये किसकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन प्लान, बस इतना सा फर्क है। यहां भी पेंशन मिलेगी, यहां भी पेंशन मिलेगी। यहां कोई भी खरीद सकता है, यहां पे एम्प्लॉई खरीद सकता है। तभी तो लिखा है मैंने ओनली टू इंडिविजुअल। कौन से एम्प्लॉई हैं, 1 अप्रैल 2004 के। डिफरेंस पता चल गया जी, इसलिए सेक्शन 80CCC 80CD 1,50,000। अब मैं इसके जो सब सेक्शन है वो मैं आपको बात कर, तो ये किसके लिए है, फॉर द एम्प्लॉई ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट, सबके लिए जो है ये स्कीम 1/1/2004 के बाद आ चुकी है, कोई भी इसका फायदा ले सकता है। लेकिन इसमें क्या है, 80CCD सबसेक्शन 1 के अंदर इंप्लॉइज ओन कंट्रीब्यूशन, क्योंकि उसमें क्या है कि अब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं,
तो जो इंप्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा वो 10% ऑफ द सैलरी, जितना कंट्रीब्यूट करेगा, और 10% ऑफ द सैलरी विच एवर इज लेस। ठीक है। अब मान लो कि 1 लाख, किसी की 1,50,000 सैलरी है, 50,000 का 10% कितना हो गया? 5,000। मान लो कंट्रीब्यूट कितना कर रहा है? 6,000। नहीं, सिर्फ एलिजिबल कितना होगा? 5,000। उसके बाद 80CCD2 के अंदर जो है कंट्रीब्यूशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और अदर गवर्नमेंट। अब ये इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आ गया। जो इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो भी कौन सा एलिजिबल होगा? 10% ऑफ द सैलरी, वो है स्टेट गवर्नमेंट और अदर इंप्लॉय के लिए। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इंप्लॉय है उनको 14% हो गया। तो ये कंट्रोवर्सी चल रही है आजकल। तो विच एवर इज लेस, तो क्या हुआ? स्टेट गवर्नमेंट के इंप्लॉय के लिए 10% है, सेंटर के लिए 14% है। कौन सा कंट्रीब्यूशन? इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। तो आपके लिए इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन और इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन किसके अंदर? न्यू पेंशन स्कीम के अंदर अगर आपने कंट्रीब्यूट किया है, देन दैट इज टू बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन। और कितना? 1,50,000। देखिए, अब मैं आपको बताऊं, 80CCD1 के साथ एक और एडिशनल डिडक्शन दे दी गई है, इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए, न्यू पेंशन स्कीम को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट हो रही है। तो इसमें क्या है? कंट्रीब्यूशन अंडर न्यू पेंशन स्कीम। हां, लेकिन एक और मैं यहां पे बता दूं, अगर वो इंप्लॉयर और इंप्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है, अगर सेल्फ इंप्लॉयड है, तो उस केस में वो इंप्लॉयर का सैलरी तो आएगी नहीं, तो हम 20% ऑफ GTI देखेंगे, और जितना आपने डिपॉजिट किया विच एवर इज लेस, तो ग्रॉस टोटल इनकम 20%। ठीक है। अच्छा, ये एडिशनल है इफ द कंट्रीब्यूशन अंडर न्यू पेंशन स्कीम। अगर आप न्यू पेंशन स्कीम के अंदर जो है वो पैसा कंट्रीब्यूट कर देते हैं, तो 50,000 रुपए की, इनको छोड़कर 50,000 की आपको एडिशनल मिल जाएगी। तो सिंपल है, एक 50 और 50 कितना हो गया? 2 लाख रुपए। लेकिन अगर ये 80 यहां भी कर दीजिए, यहां भी कर दीजिए। अब इसका फायदा ये होगा कि आप 80C का फायदा किसी और में ले लीजिए, और एडिशनल के लिए 80CCT अंडर न्यू पेंशन स्कीम के अंदर पैसा डाल दीजिएगा। ठीक है जी। ओके, तो इन दोनों को मिलाकर कितना बन जाएगा? 2 लाख, बाकियों में 1.5 लाख है। तो ये अट्रैक्टिव बनाने के लिए किया है। 80CCF अभी अबॉलिश कर दिया है, ये था लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स थे, जिसको अभी खत्म कर दिया है। 80CCG जो है 25,000 की डिडक्शन मिलेगी। इन्वेस्टमेंट्स मेड अंडर ए गवर्नमेंट अप्रूव्ड इक्विटी सेविंग स्कीम, इसको भी डिसकंटिन्यू कर देने की 18-19-20 से जो है वो हो गया है। लेकिन 80CCG मैंने आपको जस्ट नॉलेज के लिए बता दिया। तो अब क्या हुआ कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए, चलिए इसकी भी एक थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। मान लीजिए कि ये है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, एलिजिबल इन्वेस्टमेंट एंड कंट्रीब्यूशन विच आर मेड एंड एक्चुअल पेमेंट विच हैज बीन मेड। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम सेल्फ के ऊपर 40,000 बिल्कुल एलिजिबल है सर, 40,000 दिया है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम स्पाउस बिल्कुल 80C के अंदर मिलता है सर। PPF बिल्कुल 80C के अंदर मिलता है, 20,000 यहां उसने कंट्रीब्यूट किया है। चिल्ड्रन स्कूल ट्यूशन फी बिल्कुल मिलती है 30,000 रुपए की, राइट। अब क्या हुआ सर कि एक्चुअल पेमेंट उसने कर दी, टोटल कितनी? 1,25,000। टोटल डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 80C सर 1,25,000, क्योंकि ये 1.5 लाख से क्या है, कम है, इसलिए पूरा का पूरा अमाउंट जो की डिडक्शन मिल जाती है। ओके, अब मान लो मैं एक इसमें चेंज कर देता हूं। उसमें सपोज कीजिए कि हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो रीपे किया जा रहा है, रीपेड। ठीक है, बोलो जी एलिजिबल है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। सपोज करता हूं कि यहां जैसे लिख देता हूं 1,30,000। अब बताओ, अब टोटल कितनी सेविंग होगी सर? 1,25 और 1,30, यानी कि 2,55,000। ये सारे प्लस करने के बाद कितना हो गया? 2,55,000। बताओ जी डिडक्शन कितने मिलेगी सर? अब तो डिडक्शन 1,50 की मिलेगी। 80CC के अंडर जो डिडक्शन मिलेगी वो 1,50 की मिलेगी, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 1,50। एडिशनल अगर होती, अगर वो NPS वाला केस होता तो उस केस में होती, अदरवाइज हाँ जी, बात क्लियर होगी। अब यहां 1,25 इसलिए मिली क्योंकि मैक्सिमम लिमिट 1,25 है, तो जितना कंट्रीब्यूट करोगे और 1,50,000 रुपीज विच एवर इज लेस, दैट इज टू बी अलाउड हियर एज ए डिडक्शन। ओके, तो अभी तक जो हमारी डिस्कशन हुई वो जो मैं आपसे बात कर रहा था पार्ट बी के अंडर 80C, 80CC, 80CCD, ये हमारी डिस्कशन यहां तक हो चुकी है। अब हमारा जो नेक्स्ट केस चलेगा वो 80D से चलेगा, तो वो भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।